कई प्रकार के होते हैं जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है। एल्केन, एल्कीन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए 10th क्लास का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का चैप्टर लेकर के आए हैं और मैं समझता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाला है आज का। और जिस कंपाउंड में कार्बन होता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एनी कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और पहले टाइम में ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बन सकते, दे आर प्रिपेयर्ड ओनली इन द बॉडी एंड ओनली इन द नेचर। बट यूरिया वाज प्रिपेयर्ड फर्स्ट टाइम इन द लेबोरेटरी, दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ प्रिपेयर्ड इन लैब। उसके बाद कार्बन के कंपाउंड्स बढ़ते चले गए और आज की तारीख में कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं कि उनके लिए एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग ब्रांच रखा गया है बड़े क्लासेस में, जो कि आप 11th-12th में देखेंगे। लेकिन फिर भी 10th लेवल पर कुछ थोड़ा सा कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो पहली बात तो ये है कि जिस कंपाउंड में कार्बन है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और कार्बन कंपाउंड मेनली कई प्रकार के होते हैं जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बेसिक चीज़ है बिल्कुल, 10th में कोई ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं है। तो एल्केन वो होते हैं जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर n = 1 लेंगे तो हमारा CH4 आता है, n = 2 लेंगे देन C2H6 आता है, n = 3 लेंगे देन C3H8 आता है एंड सो ऑन। और हम देख रहे हैं कि हर एक मेंबर के बीच में CH2 का कांस्टेंट डिफरेंस चल रहा है और ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है, यही कांस्टेंट डिफरेंस हमारा कहलाता है होमोलोगस सीरीज़। ठीक इसी प्रकार से एल्कीन वो होते हैं जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। n = 1 में कोई एल्कीन नहीं बनती है, n = 2 में एल्कीन बनेगी C2H4 एंड इट विल कंटेन ए डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स। n = 3 में प्रोपीन बनती है C3H6 एंड सो ऑन। यहाँ भी ये होमोलोगस सीरीज है आपके सामने। अब एल्काइन में आते हैं तो एल्काइन हमारा है CnH2n-2। यहाँ भी एक कार्बन में कोई एल्काइन नहीं बनेगी, 2 कार्बन में एल्काइन बनती है C2H2 एंड स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसके बाद हम आगे देखें तो हम ये पाते हैं कि एल्केन 3 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल, एक आइसो, एक नियो। नॉर्मल, आइसो, नियो। तो नॉर्मल एल्केन होता है जिसमें स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन होती है, आइसो में एक ब्रांच होती है और नियो में एक ही कार्बन पर 2 ब्रांच होते हैं। तो ये हमारे 3 प्रकार के एल्केन होते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। तो डिफाइन कैटिनेशन, ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है। देन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन चेन फॉर्मेशन बाय द कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कई तरह की कार्बन चेन बनती है, ब्रांचिंग भी आती है। दिस प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। एक कार्बन की प्रॉपर्टी है एलोट्रोपी, जिसमें कि कार्बन कई सारे फॉर्म्स में पाया जाता है जिन्हें एलोट्रोप्स कहते हैं। मेनली डायमंड, ग्रेफाइट, मेनली डायमंड एंड ग्रेफाइट, और उसके साथ साथ कोल, कोक, चारकोल, पीट लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, PTC आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बन इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो इसमें ये एलोट्रोपी है कि कोई भी एलिमेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर डिफरेंट शो करता है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम शो करता है, देन दे आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। और एलोट्रोप्स में मेनली डायमंड और ग्रेफाइट बहुत मेन है, तो इसका कंपैरिजन हमसे बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेते हैं। देन पहला पॉइंट अगर हम कंसीडर करें तो डायमंड इज़ हार्ड एंड द ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। द सेकंड पॉइंट इज डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट द ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पॉइंट है, इन डायमंड वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, इन ग्रेफाइट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 3। डायमंड हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वाइल ग्रेफाइट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों के ही काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन डायमंड हार्ड है और ग्रेफाइट सॉफ्ट है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि ग्रेफाइट का यूज़ पेंसिल के अंदर होता है लीड के रूप में, और जब हम पेंसिल से कागज़ पर लिखते हैं तो लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट आराम से कागज़ पर उतरती चली जाती हैं सॉफ्टनेस की वजह से। डायमंड का यूज़ ज्वेलरी में है और ग्लास कटिंग के लिए डायमंड का यूज़ होता है। ये अगला हमारा पॉइंट है, ग्रेफाइट का यूज़ लेड पेंसिल में।
और न्यूक्लियर रिएक्शन को अगर हमें कहीं रोकना है किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो ग्रेफाइट रॉड्स हम इंसर्ट कर देते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारे रुक जाते हैं। द शेप ऑफ द कार्बन इन डायमंड इज टेट्राहेड्रल, वाइल इन ग्रेफाइट द शेप ऑफ द कार्बन इज हेक्सागोनल। इसके अलावा हमारा जो मेन टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन बाई मल्टीपल एलोट्रोप्स। तो ये आपका वर्सेटाइल नेचर है। इसके अलावा थोड़े से बेसिक रूल्स IUPAC के आते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर, तो उसमें भी कुछ थोड़े से ग्रुप्स आप याद रख लेंगे। 10th क्लास पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि डबल बॉन्ड को हम कहते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं आइन, OH को कहते हैं ऑल, CHO को कहते हैं अल। ये फंक्शनल ग्रुप्स और उनके नेम है। जो ग्रुप्स रिएक्शन करते हैं उन्हें फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये ओइक एसिड है, ये ओन है। इसके अलावा CH3 को मिथाइल कहते हैं। ये थोड़े से ग्रुप आप याद रखेंगे तो आपका काम काफ़ी हद तक 10th लेवल पर निपट जाता है। C2H5 को इथाइल कहते हैं और F को फ्लोरो, Cl को क्लोरो। ये हमारे ग्रुप्स हैं। Br को ब्रोमो। ये इतने ग्रुप अगर हम याद करते हैं तो ये सफिशेंट है 10th लेवल की IUPAC कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्टली हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन गिन लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन के आधार पर एल्केन का नाम बनाएंगे। 1 कार्बन की चेन है तो मीथेन, 2 कार्बन की चेन है तो इथेन, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन बनाएंगे, 4 कार्बन की चेन में ब्यूटेन, 5 में पेंटेन। इसी प्रकार से मैक्सिमम 10 कार्बन की चेन में हम डेकेन तक यूज़ करते हैं। वैसे बोर्ड में 5-6 कार्बन से ज़्यादा लंबी चेन नहीं पूछता है। तो इसके बाद जिधर से ग्रुप पास पड़ता है हम उधर से काउंटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि इसका नाम हम लिखना चाहते हैं, ये कार्बन चेन है और यहाँ पर Cl है। तो जिधर से ग्रुप पास पड़ा है मैंने वहीं से काउंटिंग शुरू की है। 1 क्लोरो, ब्यूटेन, ये हमारा नाम हो गया। ऐसे ही अगले वाले को अगर हम देखें, यहाँ पर मान लो OH है, ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, देन इट इज़ ब्यूटेन 1 ऑल। ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, ब्यूटेन 1 ऑल। तो ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप का नाम बाद में यानी कि सफिक्स में लिखते हैं, बिना ऑक्सीजन वाले का नाम शुरू में लिखते हैं। मैं आपको बता दूं कि डबल बॉन्ड इन और आइन और इसके अलावा ये जो ऑक्सीजन वाले ग्रुप हैं ये सारे सफिक्स में लिखे जाएंगे। सफिक्स माने लास्ट में, और ये बिना ऑक्सीजन वाले ग्रुप हैं ये प्रीफिक्स में लिखे जाएंगे। तो इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको 10th लेवल की IUPAC में कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे नाम लिखना है C2H5OH, इसका IUPAC मांग रहा है, तो 2 कार्बन का हमारा इथेन हो गया और OH को लिखते हैं ऑल, क्योंकि ऑक्सीजन वाला ग्रुप है तो इसका नाम बाद में लिखा जाएगा। अगर हमसे नाम पूछ रहा है CH3CHO, फिर हमने चेन गिनी है, फिर ये 2 कार्बन आ गए, इथेन और अल और 1, इथेन 1 अल हो गया है। अगर हम अगला देखते हैं तो C2H5 COOH का जैसे हम नाम लिखना चाहते हैं तो दैट इज़ ओइक एसिड COOH, हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो टोटल कार्बन मेरे पास 3 हो गए हैं। देखिए 2 तो यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। देन इट इज़ प्रोपेन ओइक एसिड। तो इस प्रकार से हम थोड़े से नाम मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप घर पे होमवर्क में ट्राई कर लेंगे और कल मुझसे प्रॉब्लम पूछ लेंगे कमेंट बॉक्स में, कोई अगर दिक्कत होगी तो। ये कुछ नाम आप घर पर ट्राई कर सकते हैं 10th लेवल के। तो ये आपका होम असाइनमेंट है आज का 10th क्लास की IUPAC का। ज़्यादातर इनके नाम आप लिखेंगे तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है। इनके नाम आप ट्राई कर सकते हैं और प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले दिन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा दी जाएगी। और इसके बाद 2 कंपाउंड्स हमें विशेष तौर पर पढ़ने होते हैं। 1 इज़ एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल C2H5OH। विस्की और वाइन इससे बनती हैं। और इथाइल एल्कोहल एक वेरी इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक भी है। सैनिटाइज़र वगैरह इथाइल एल्कोहल से बनाए जाते हैं। और चोट लग जाने पर भी स्पिरिट की रुई में स्पिरिट को भिगो करके लगाया जाता है। और एक एसिड हमें देखना है। एसिड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें COOH ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। एल्कोहल वो होते हैं जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप होता है।
और इन दोनों को अगर आपस में रिएक्ट कराएं देन एस्टर इज ऑब्टेंड। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमें ध्यान में रखनी है। एग्ज़ाम का टाइम है तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, केवल आपका बोर्ड का पेपर बढ़िया चला जाए उस हिसाब से हम आपको चीज़ें करा रहे हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ें हों। तो ये अल्कोहल में एसिड का रिएक्शन है, यहाँ से OH लिया, यहाँ से H लिया, हमने बनाया H2O प्लस CH3 COOC2H5, ये कंपाउंड एस्टर है। और हमने ये देखा कि एस्टर इज़ ए कंपाउंड इन विच द फ्रूटी स्मेल इज ऑब्टेंड एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अल्कोहल विद द एसिड। इसके अलावा जो अल्कोहल है उसका OH का हाइड्रोजन सोडियम से डिस्प्लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल C2H5OH प्लस Na इज इक्वल टू C2H5ONA प्लस H। द सेम रिएक्शन इज गिवन बाय द एसिड CH3COOH प्लस Na इज इक्वल टू CH3COONA प्लस H। तो हाइड्रोजन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल एंड COOH इज डिस्प्लेस्ड बाय द सोडियम, दोनों में ये सिमिलरिटी है। इसके अलावा एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी कहते हैं, विनेगर को कहते हैं सिरका। CH3COOH इज कॉल्ड विनेगर। 10% सोल्यूशन ऑफ CH3COOH इज वाइट विनेगर। 20% COOH CH3COOH इज कॉल्ड ब्लैक विनेगर एंड 100% प्योर CH3COOH इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसी प्रकार से नॉर्मली एक अल्कोहल का डेरिवेटिव होता है जिसे हम कहते हैं प्रूफ स्पिरिट, दैट इज 57.1% ऑफ अल्कोहल and 42.9% of water. This proof spirit is used in preparing the alcoholic derivatives like wine and whiskey. और अल्कोहल न्यूट्रल होते हैं, एसिड आर एसिडिक, तो इनकी एसिड की pH वैल्यू 7 से लेस होती है। और इसके बाद एसिड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पाई जाती है जो कि डीकार्बोक्सिलेशन है। तो आप देख सकते हैं CH3COOH को अगर हम हीट कर दें सोडा लाइम के साथ तो हमारा कंपाउंड CH4 प्लस CO2 आ जाता है। दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन, जो कि एल्कोहल्स में नहीं होता है। एल्कोहल्स विल नॉट शो द डीकार्बोक्सिलेशन प्रॉपर्टी बट एसिड विल शो द डीकार्बोक्सिलेशन प्रॉपर्टी। तो ये थोड़ा सा कार्बन कंपाउंड के बारे में है। इसके अलावा सोप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो सोप में अगर हम देखते हैं तो सोप का जो जनरल फार्मूला है दैट इज, सोप के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। लास्ट कंपाउंड है C17H35 COONA, ये सोप है। तो जैसे ये कपड़ा है, कपड़े में गंदगी लगी हुई है, ये डर्ट लगा हुआ है, तो इसे हम पानी में डुबो देते हैं और ये साबुन इसमें डिज़ोल्व कर देते हैं। तो इसमें जो कार्बन वाला पार्ट है इसे टेल कहते हैं, ये टेल गंदगी में घुस जाती है। और COONA वाला पार्ट हेड होता है, ये गंदगी से दूर रहता है। देन अगर मैं देखता हूँ तो ये कंडीशन आएगी, ये कपड़ा है, कपड़े में गंदगी लगी हुई है, इसमें ये कार्बन चेन है और यहाँ पर COONA यहाँ लग जाएगा, तो कार्बन चेन गंदगी में घुस गई है, आप देख रहे हैं इस प्रकार से। और इस प्रकार से ये जो ये वाला पोर्शन है टेल वाला, वो टेल वाला पोर्शन ये है। और साबुन के कई सारे मॉलिक्यूल गंदगी में डिपॉजिट हो जाते हैं इस तरह से। और बाद में जब पानी में ये साबुन इस तरह से बन जाता है तो ये साबुन वाली जो शेप है, गंदगी में साबुन घुसा हुआ है, इसको कहते हैं मिसिल। बाद में ये मिसिल कपड़े पे से गंदगी को छुड़ा देता है और कपड़ा साफ हो जाता है, कपड़े की गंदगी बाहर चली जाती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू मिसिल फॉर्मेशन। और मिसिल बनने की वजह से कपड़ा साफ हो गया है और जो COONA वाला पार्ट है वो दूर भागता है पानी की वजह से, इसलिए ये गंदगी कपड़े पे से उखड़ जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये मेन कंपाउंड्स हैं। मैंने आपको कार्बन कंपाउंड्स एग्ज़ाम के क्राइटेरिया से बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। कल को एक वीडियो में और कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर लाऊंगा और जिसमें आपको NCERT की एक्सरसाइज वगैरह टेकअप कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके नोट्स जो हैं वीडियो के आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं हमारे। थैंक यू।